हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर आकाश की 7 सीढ़ियाँ। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, किसी भी जटिल कार्य को सफल बनाने के लिए सतत अभ्यास किया जाना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई भी काम में सफलता चाहिए तो आपको लगातार उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। आइए आज ऐसा ही एक पाठ पढ़ते हैं जिसमें सफलता पाने के लिए 7 सीढ़ियों के रूप में परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु एक विज्ञापन देखा कि भाई रॉकेट का पायलट है, उसके पोस्ट खाली है और उसके लिए इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया है। ये न्यूज़पेपर में राइटर ने जो है पढ़ा सुबह सुबह। मैंने फ़ौरन आवेदन कर दिया। आवेदन मीन्स अप्लाई कर दिया। बुलावा पाकर जब इनको एप्लीकेशन को इनकी हो गया कि आइए आप इंटरव्यू देने आइए, मैं मुंबई पहुँचा। देखा भारत की कई जगहों के लिए प्रार्थी वहाँ एकत्रित थे। प्रार्थी मतलब जो प्रार्थना पत्र जिन्होंने भेजा था, एप्लीकेशंस जिन्होंने भेजी थी, सब इंटरव्यू देने आए थे। उनमें से कई पहलवान भी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ, मतलब क्योंकि वो ज़्यादा लंबे थे ही नहीं, तो क्या हुआ, मैं भला क्यों हार मानूँ। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं इनकी तरह नहीं हूँ हष्ट पुष्ट, बट स्टिल मैं क्यों हार मानूँ। परेशान ना होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। टन घंटा बजा, न जाने कहाँ से निकल कर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गए, मतलब जहाँ पर हो रहा था, परीक्षण हो रहा था बेसिकली। 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए ये तो स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं, इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उस रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो इन 7 सीढ़ियों को पार करेगा, इन 7 चैलेंजेस को पार करेगा बेसिकली, वो उसको ही हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे और हम उसको रॉकेट पायलट बनने का जो है ट्रेनिंग देंगे। इतना कहकर मुझे पहले संदूक में भेज दिया। उस संदूक का नाम था गुप्त अंधेरी पेटी। हर एक संदूक का नाम, हर एक संदूक में क्या हुआ सब याद रखना, यही पेपर में आने वाला है। रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहाँ होनी थी। मुझे संदूक के अंदर ढकेल कर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। देखते देखते गुप्त में संदूक की बत्ती बुझ गई। मतलब बिल्कुल संदूक में एकदम अंधेरा हो गया। उसके बाद घिराया मिचमिचाता अंधकार, यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ। चारों ओर सूनापन था, बिल्कुल शांति थी। अब आप संदूक में खुद ही अकेले हैं तो सूनापन तो हो नहीं रहा। मैं चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियाँ। ऐसे आपको एक्चुअली इमेजिन भी यही करना है कि वो किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, स्पेस में जाने की। तो वहाँ पे तारे होंगे, तो बस वहाँ पे तारों की लड़ियाँ इसको दिखा रहे थे। बाहर तारों के ज़रिए वे लोग मेरे शरीर और मेरे मन का परीक्षण कर रहे थे कि मैं इतना झेल भी पा रहा हूँ या नहीं। एकाएक मतलब अचानक से दरवाज़ा खुला। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा, यानी कि जैसे मैंने रोशनी देखी मैं बहुत खुश हो गया, मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आँख खोलकर अभी भी उठा हूँ। ऐसा लगा मुझे क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मुझे दूसरे संदूक में मैं गया। वह था शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम। उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। धीरे धीरे मेरा शरीर झंझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियाँ खींच ली गई हों। ऐसा इसलिए करा रहे थे क्योंकि वहाँ भी जब आप रियल में जाते हैं तो ऐसा ही लोगों को लगता है। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े। किंचित मुस्कुरा कर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफ़ी, यानी तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। मुझे तुम्हें मालूम है इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते। मन ही मन मैंने अपने योग गुरु को स्मरण किया, क्योंकि ये योग करते थे इसलिए ऐसा कर भी पा रहे थे। इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही सह सकता हूँ। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। अब ये गए तीसरे नंबर के संदूक में। लाख की कोठरी नामक तीसरे संदूक में जब इन्हें भेजा गया तो क्या हुआ, मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। अब लाख की कोठरी मतलब एकदम गर्म होगा अब ये कमरा, ठीक है। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो समय इसी तरह से वो जो है वो एकदम गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा क्योंकि मैं बहुत गर्मी लग रही थी। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना कि मेरी कोठरी का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था।
वहाँ से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया। यहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाज़ें की गई, जिससे कि आप आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। सर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे थे। डॉक्टर ने बताया कि नाद यानी कि आवाज़ के थपेड़े, शोर के थपेड़े, ध्वनि के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि ना झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब ज़मीन से उठता है, आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जन करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी में से आराम से निकल आया। 5वें संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति को अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं जानना भी ज़रूरी है। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। नाचने वाले बॉक्स से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिया, 6ठे नंबर के संदूक में भेजा। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी थी कि संदूक में घुसते ही मेरी देह का वजन गायब हो गया। शरीर तो रहा पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफ थी, ये स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है। सबसे ज़्यादा कष्ट महाशून्य नाम के 7वें संदूक में होता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कष्ट कहाँ होता है। वह वास्तविक रॉकेट में चढ़ने का मज़ा भी यहीं मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहाँ मिलते हैं। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी, उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहनकर महाशून्य संदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली में सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं था तो फिर किस लिए था। मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक घूम घूम करके एक यंत्र चलने लगा। मुझे लगा मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल रही थी। मेरी आंखों के सामने 1 मीटर का कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह था ऊंचाई नापने का यंत्र, जो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20, 30, 40, 50 और 60,000 फुट। ओह, उसके बाद 70,000 फुट। मैं वस्तुतः ऊपर को नहीं उठ रहा था, परंतु 70,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता था वह सब हो रहा था। उस संदूक के भीतर मेरी पोशाक ना थी तो मेरी चमड़ी, अगर नहीं होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फट गई होती। फिर यंत्र की सुई ने दिखाया 75,000 फुट। तभी मैंने नीचे देखा, गिलास का पानी खदकने लगा था। 75,000 की ऊंचाई पर पानी भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा यदि पोशाक ना होती तो खून भी इसी तरीके से भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में तो एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया है, अब मैं स्वर्ग जाऊँगा। आप सुनकर खुश होंगे कि मुझे रॉकेट पायलट के लिए चुन लिया गया। यहाँ फिनिश होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।